हेलो एवरीवन, सभी बच्चों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज हम मॉडल पेपर 8 माध्यमिक परीक्षा कक्षा 10 विज्ञान विषय का सरल करने वाले हैं। इसके बाद अपना सिर्फ एक पेपर शेष है। अभी आप 8वें पेपर को देखिए और इससे पहले 7 पेपर और हैं। उनकी सबकी मैंने एक प्ले लिस्ट बना करके एक जगह आपको सब पेपर व्यवस्थित तरीके से मिलेंगे। तो सब पेपर जिसको भी विज्ञान या गणित के जो पेपर देखने हैं, अभी तक मैंने यही सरल करवाए हैं। तो उनकी एक प्ले लिस्ट बना रखी है। यूट्यूब पर जब आप खोलते हो तो प्ले लिस्ट का ऑप्शन आता है, वीडियो, लाइव, शॉर्ट्स, ऐसे प्ले लिस्ट का ऑप्शन आता है। उस प्ले लिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं उन सभी वीडियो को एक साथ। तो इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल है वो एग्जाम के लिए बेहतर हो जाएगा। ठीक है, तो अपन पेपर 8 से शुरू करते हैं बिना देरी किए। देखो, आपका पेपर 8 है वो क्या है। इसमें भी वही परिपाटी रहेगी कि खंड ए में आपको 18 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में जो बहुवैकल्पिक होंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, जल का विद्युत अपघटन करने पर कौन सी गैस प्राप्त होती है। देखो, जल का सूत्र है वो क्या होता है, H2O होता है। और इसका अगर विद्युत अपघटन करेंगे तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों गैस बनेंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, उपचयन यानी ऑक्सीकरण के कारण वसा और तेलयुक्त भोजन में अप्रिय गंध और स्वाद उत्पन्न होने को इंगित करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द है। उसमें कौन सा है, अम्लता, रेडियोधर्मिता, संचरण, विकृत गंधिता। तो इसका आंसर है विकृत गंधिता, ये इसका सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातु को कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। वह धातु जो कमरे के ताप पर, कमरे का तापमान कितना होता है, उसके ताप पर 27 डिग्री होता है ना, उसके ताप पर वो द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो उस धातु का नाम है पारा। फिर है, कठोर जल में प्रभावी होता है साबुन अपमार्जक दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो कठोर जल के अंदर है वो अपमार्जक है वो प्रभावी होता है। फिर है, कार्बन से बना शुद्धतम तथा कठोर सबसे कठोर पदार्थ होता है हीरा, ग्रेफाइट और फ्लोरीन या फिर कोयला। तो कार्बन का सबसे शुद्धतम रूप कौन सा होता है, सबसे शुद्धतम रूप होता है हीरा, उसके बाद में ग्रेफाइट बनता है, फिर फ्लोरीन बनता है, फिर कोयला बनता है। फिर है उभयलिंगी पुष्प। उभयलिंगी पुष्प कौन सा होता है, उभयलिंगी पुष्प है गुड़हल और सरसों, ये दोनों ही होते हैं। तो ए और ब दोनों ऑप्शन इसके सही हो जाएंगे। फिर उत्तक संवर्धन में बने कोशिका समूह को कहते हैं, कोशिका समूह बनता है उत्तक संवर्धन से, उसका क्या नाम दिया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा, देखिए आप सभी इसमें कमेंट करके बता सकते हैं कि आपका कौन सा आंसर सही है, और फिर इसके बाद में मैं आपको इसका आंसर बताऊं। सभी क्वेश्चनों में अगर आप ऐसे करते हो तो आपका बेहतर परिणाम प्राप्त होगा। बताइए, 4 ऑप्शन देख लिए, इसका सही आंसर है केलस। आप अपना आंसर हो मिलान करते जाइए और फिर नोट करते जाइए कि कितने क्वेश्चन आपके गलत होते हैं। उस हिसाब से आपकी प्रिपरेशन की आपको पता चल जाएगा कि आप कितनी तैयारी कर रहे हैं। पराग नलिका का बीजांड की ओर वृद्धि करना किस प्रकार की गति का उदाहरण है। ऑप्शन देख लीजिए, फिर आप अपना ऑप्शन चूज करिए, फिर मैं आपको ऑप्शन बताता हूँ। ठीक है, रसायनानुवर्तन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि है जिसकी आकृति एच के समान है, जो मानव के गले या कंठ में स्थित होती है। कौन सी ग्रंथि होती है, बताइए। कंठ में होती है थायराइड ग्रंथि। फिर है परितारिका, जिसके किसके पीछे स्थित होती है। 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं आपको। ठीक है, ये होगा कॉर्निया। अपना आंसर मिलाते जाइए। फिर है, श्वेत प्रकाश पुंज प्रिज्म से गुजरने के पश्चात इसके अवयवी वर्णों में विक्षेपित हो जाता है। प्रकाश जो सबसे कम झुकता है यानी कि सबसे कम विचलन होता है, वह कौन सा है। जैसे विबग्योर यानी 7 प्रकाश पुंज निकलते हैं ना, उनमें सबसे कम विचलित कौन होता है, उसका नाम आपको बताना है। तो बताइए सही आंसर इसका। सही आंसर होगा इसका लाल। ठीक है, फिर है ओम इंटू मीटर निम्नलिखित में से राशि का मात्रक है। ओम इंटू मीटर किसका मात्रक है। सही ऑप्शन का सिलेक्शन कीजिए।
ठीक है, ओम तो प्रतिरोध का होता है, इंटू मीटर लगा देते हैं तो वो प्रतिरोधकता का मात्रक बन जाता है। ठीक है, समांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधों की संख्या घटने के उपरांत संयोजित प्रतिरोधों का कुल प्रतिरोध, सही आंसर क्या होगा? बढ़ता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, धारावाही चालक के लिए दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम में अंगूठा दर्शाता है, अंगूठा है वो क्या दर्शाता है? दक्षिण हस्त का जो नियम होता है वो धारावाही चालक के लिए किसका कार्य करता है? तो इसका सही आंसर बताइए, कमेंट करके बता सकते हैं आप। वो दिखाता है विद्युत धारा की दिशा को। फिर है फ्यूज के तार का गलनांक, बताइए सही आंसर क्या होगा इसका? इसका राइट आंसर है कम होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, O3 किसका रासायनिक प्रतीक है? O3 किसको बोलते हैं? ऑक्सीजन, ऑक्साइड, ओजोन या ऑर्गन? सही आंसर कमेंट करें। ठीक है, करेक्ट आंसर होगा आपका ओजोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, तालाब के पारितंत्र में कौन सा जीव एक से अधिक पोषण स्तर पर स्थान ग्रहण करता है? इसका सही आंसर बताइए सभी आप, क्या होगा? ठीक है, सही आंसर है इसका मछली। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 2 नंबर, जिसमें आपको 6 क्वेश्चन रिक्त स्थान वाले पूछे जाने वाले हैं। फिर इसका पहला क्वेश्चन देखिए, बोरेक्स बनाने में प्रयुक्त होता है, बोरेक्स बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? सोडियम, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। फिर है, ताजे दूध का पीएच मान होता है, जो ताजा दूध होता है उसका पीएच मान होता है 6। ठीक है, आमाशय के आंतरिक स्तर की अम्ल से रक्षा करती है, कौन करती है बताइए? इसका सही आंसर होगा अपनी जो श्लेष्मा झिल्ली होती है ना, वो श्लेष्मा। जैव उत्प्रेरक, जैव उत्प्रेरक कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? जैव उत्प्रेरक एंजाइम कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? एंजाइम। फिर है, जीवों में आनुवंशिकीय संगठन को कहते हैं, क्या कहते हैं? जीन पररूप, क्या बोलते हैं इनको? जीन पररूप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे जीव जो किसी लक्षण विशेष के लिए अनेक पीढ़ियों तक अपने स्थान समान लक्षण वाले जीव ही उत्पन्न करते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? शुद्ध किस्म, उनको बोलते हैं शुद्ध किस्म। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर, इसके अंदर आपको एक एक अंक वाले 12 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, बीकर को चित्रित कीजिए, यानी बीकर को आपको चित्रित यानी चित्र बना करके समझाना है। तो देखिए इसका आंसर, इसमें आपको एक ये बीकर बनाना है, बीकर का नाम लिख दिया, इसमें जल डाला गया है, कैल्शियम ऑक्साइड डाला गया है, इस प्रकार से चित्र बना करके दिखा दोगे इसमें पानी वगैरह, तो ये बीकर का चित्र हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, कैल्शियम कार्बोनेट के विभिन्न रूप कौन से हैं? लिखने हैं, कैल्शियम कार्बोनेट किन किन रूपों में पाया जाता है? तो इसका आंसर है चूना पत्थर, खड़िया एवं संगमरमर। ठीक है, 3 रूप इसके आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनोड पंख किसे कहते हैं? तो इसका आंसर देखिए आप, जब धातुओं को विद्युत अपघटनीय परिष्करण विधि द्वारा शुद्ध रूप में प्राप्त करने के लिए अविलेय अशुद्धियों एनोड तली पर निक्षेपित हो जाती हैं तो उसे एनोड पंख कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरुरज्जु की रक्षा कौन करता है? तो इसका आंसर होगा, मेरुरज्जु की रक्षा कशेरुक दंड या रीढ़ की हड्डी करती है। ठीक है, नेक्स्ट, किस हार्मोन के अतिस्रावन से हृदय की स्पंदन दर अथवा रुधिर दाब बढ़ जाता है? इसका सही आंसर होगा, एड्रिनलिन हार्मोन के अतिस्रावन से हृदय की स्पंदन दर तथा रुधिर का दाब है वो बढ़ जाता है, तो हार्मोन का नाम याद रखना है एड्रिनलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, F2PD किसे कहते हैं? ये मेंडल वाले नियम पर आधारित है।
F2PD वह पीढ़ी है जो F1 पीढ़ी के जीवों के मध्य संकरण के परिणाम स्वरूप प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी परिवार में लड़कियों का बार बार पैदा होना कई लोगों की दृष्टि में मां के कारण होता है। क्या आप इस बात से सहमत हैं? देखिए इसका आंसर होगा नहीं, इस बात से हम सहमत नहीं हैं क्योंकि लिंग निर्धारण पिता के गुणसूत्रों के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्नेल का नियम क्या है? इसका आंसर होगा प्रकाश के किसी निश्चित रंग अथवा निश्चित माध्यमों के युग्म के लिए आपतन कोण की ज्या एवं परावर्तन कोण की ज्या का अनुपात स्थिर होता है। वही क्या कहलाता है? स्नेल का नियम कहलाता है। जैसे आपतन कोण और परावर्तन कोण होता है ना, उसको ही बोलते हैं आपतन कोण की ज्या और परावर्तन कोण की ज्या। नेक्स्ट है, फोकस दूरी को परिभाषित कीजिए। तो इसका आंसर होगा किसी लेंस के मुख्य फोकस बिंदु एवं प्रकाशीय केंद्र के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? फोकस दूरी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सवाल, फ्यूज तार का अनुमतांक 15 एम्पियर है तो इस कथन का क्या अर्थ है? इसका आंसर होगा, इसका अर्थ यह है कि किसी परिपथ में अधिक से अधिक 15 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो सकती है। यदि परिपथ में धारा 15 एम्पियर से बढ़ जाती है तब फ्यूज पिघल जाएगा तथा परिपथ स्वयं बंद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाए हुए भोजन की मात्रा का लगभग कितने प्रतिशत भाग जैव मात्रा में बदल जाता है? इसका आंसर होगा, खाए हुए भोजन की मात्रा का लगभग 10% भाग ही जैव मात्रा में बदलता है। इससे पहले एक क्वेश्चन अपना छूट गया, ये क्वेश्चन भी देख लीजिए। किसी चालक में प्रवाहित की गई विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र चालक से दूर जाने पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका आंसर होगा चुंबकीय क्षेत्र घटता जाता है। अब अपन खंड ब के बारे में पढ़ेंगे। खंड ब में आपको लघुत्रात्मक क्वेश्चन मिलने वाले हैं जो 2 अंक के होंगे। 4 नंबर क्वेश्चन है, आयनिक यौगिक ठोस अवस्था में विद्युत का चालन नहीं करते हैं परंतु गलित अवस्था में या जलीय विलयन के रूप में विद्युत का चालन करते हैं। इसके पीछे क्या वैज्ञानिक कारण है? इसका कारण है, ठोस अवस्था में आयनिक यौगिक विद्युत का चालन नहीं करते क्योंकि ठोस अवस्था में दृढ़ संरचना के कारण आयनों की गति संभव नहीं होती है, परंतु आयनिक यौगिक गलित अवस्था या जलीय विलयन के रूप में विद्युत का चालन करते हैं क्योंकि इन अवस्थाओं में विपरीत आवेश वाले आयनों के मध्य स्थिर विद्युत आकर्षण बल ऊष्मा के कारण कमजोर पड़ जाता है। इसलिए आयन स्वतंत्र रूप से गमन करते हैं और विद्युत का चालन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, एल्डिहाइड तथा कीटोन के अणुओं में संरचनात्मक भिन्नता क्या है? तो इसका आंसर है, एल्डिहाइड के अणु में क्रियात्मक समूह CHO होता है जबकि कीटोन में क्रियात्मक समूह C डबल बॉन्ड O और ये कार्बन के साथ में 2 बंध दिखाने हैं। एल्डिहाइड में कार्बोनिक समूह C डबल O सिंगल बॉन्ड की मुक्त संयोजकताएं हैं H तथा एक एल्किल समूह द्वारा संतुष्ट होती है जबकि कीटोन है वो डबल बॉन्ड समूह की दोनों संयोजकताएं एल्किल समूह द्वारा संतुष्ट होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, एटीपी का निर्माण किस प्रकार से होता है? अब ये एटीपी होती क्या है देखिए, अधिकांश कोशिकाएं प्रक्रमों के लिए एटीपी ऊर्जा मुद्रा है। श्वसन प्रक्रम में मौजूद ऊर्जा का उपयोग एडीजी तथा अकार्बनिक फॉस्फेट से एटीपी अणु बनाने में किया जाता है। ये इसकी अभिक्रिया आपको लिख करके दिखानी है। और अंतरोष्मी प्रक्रम कोशिका के अंदर तब इसी एटीपी का उपयोग क्रियाओं के परिचालन में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तंत्रिका पेशी संधि का नामांकित चित्र बनाइए और इसकी क्रिया विधि को समझाइए। तो इसकी क्रिया विधि होगी, तंत्रिका कोशिका के अंतिम सिरे या पेशी कोशिका के मध्य संधि स्थल पर रिक्त स्थान पाया जाता है जिसे सिनेप्स कहते हैं। जब तंत्रिका कोशिका में विद्युत आवेग उसके अंतिम सिरे तक पहुंचता है तो विद्युत आवेग कुछ रसायनों का विमोचन कराता है। ये रसायन सिनेप्स को पार कर पेशी कोशिका तक पहुंचकर विद्युत आवेग प्रारंभ कर देते हैं जो पेशी कोशिका में संकुचन को प्रेरित करता है। और ये चित्र आपको बना करके दिखाना है तंत्रिका पेशी संधि का। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना,
दाब लगाना एवं कलम लगाना को समझाइए। इसका आंसर होगा दाब लगाना। जब कुछ पादपों की कोमल शाखाओं से छाल हटाकर वलय बनाकर इस स्थान को भूमि में दबा देने से उस स्थान से जड़ें निकल आती हैं और नए पादपों का निर्माण होता है। उदाहरण के लिए नींबू, मोगरा आदि। ठीक है। कलम लगाना क्या होता है? कुछ पादपों के परिपक्व तने के टुकड़ों अथवा कलम को जमीन में तिरछा गाड़ दिया जाता है। इससे कुछ दिनों बाद नया पौधा विकसित हो जाता है। उदाहरण के लिए गुड़हल, गन्ना आदि। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिसारी लेंस व अपसारी लेंस में अंतर लिखना आपको। इसका आंसर अभिसारी लेंस और अपसारी लेंस में जो आप चार अंतर आपको दिखाई दे रहे हैं, एक सारणी बना करके आप लिख सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, रेटिना क्या है? इसका अर्थ समझाना है। रेटिना नेत्र में पाई जाने वाली एक कोमल सूक्ष्म झिल्ली होती है। इसकी विस्तृत आपको जानकारी इसमें लिखनी है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक घंटे में 50 वॉट विभवांतर से 96,000 कूलाम आवेश को स्थानांतरित करने में उत्पन्न ऊष्मा परिकलित करनी है। तो इसका न्यूमेरिकल अपन सरल करेंगे। देखो, टी बराबर 1 घंटा दे रखा है, इसको सेकंड में चेंज कर लिया, 60 गुणा 60। वी दे रखा है 50 वोल्ट, स्थानांतरित आवेश दे रखा है, प्रभावी धारा आई बराबर होता है क्यू बटा टी। क्यू का मान और टी का मान रख दिया तो आपके पास धारा आ गई। अब विद्युत धारा टी समय आई द्वारा टी समय में उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा निकालनी है। तो ऊष्मा का सूत्र क्या होता है? एच बराबर वी आई टी। वी का नाम मान, आई का मान और टी का मान रख देंगे तो ऊष्मा का मान आ जाएगा 4.8 10 की घात 6 और इसका मात्रक होता है जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिनालिका क्या है? परिनालिका से विद्युत चुंबक कैसे प्राप्त करते हैं? तो इसका आंसर, परिनालिका पास पास लिपटे विद्युत रोधी तांबे के तार की बेलन की आकृति की अनेक फेरों वाली कुंडली को परिनालिका कहते हैं। विद्युत चुंबक किसे कहते हैं? परिनालिका के भीतर उत्पन्न प्रबल चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग किसी चुंबकीय पदार्थ जैसे गर्म लोहे को परिनालिका के भीतर रखकर चुंबक बनाने में किया जा सकता है। इस प्रकार बने चुंबक को विद्युत चुंबक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, पॉलीथीन की थैलियों के उपयोग पर प्रतिबंध आवश्यक क्यों है? इसका आंसर होगा, देखो, पॉलीथीन एक अजैवीय निम्नीकरणीय पदार्थ है जिसका अपघटन नहीं हो सकता। इसका पॉलीथीन का अपन दैनिक जीवन में उपयोग भी करते हैं। आपको बार बार बताया जाता है कि इनका उपयोग कम से कम करना चाहिए, यानी ना के बराबर करना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसे आवारा पशुओं द्वारा खाद्य पदार्थों के रूप में खा लिया जाता है और उन पशुओं की मौत तक हो जाती है। और इसका कुछ भाग आगे देखिए। इसलिए पॉलीथीन के थैलियों के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाना आवश्यक है। अब खंड 6 में अपन पढ़ेंगे। खंड 6 में आपको 4 क्वेश्चन मिलेंगे जो 3-3 अंक के होंगे और दोनों के अथवा में होगा। जैसे पहले बुझा हुआ चुना जल अभिक्रिया करके दिखानी है, अक्स और वाई को पहचानना है, अक्स वाई में रासायनिक समीकरण भी लिखनी है, या फिर अथवा वाला विरंजक चूर्ण का आप अम्ल क्रिया समझा सकते हैं क्या होता है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल की कार्बन और कॉपर ऑक्साइड से अभिक्रिया है, उस रासायनिक समीकरण आप दे सकते हैं। इसका आंसर होगा, देखो, अभिक्रिया अक्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और अभिक्रिया में वाई है वो कैल्शियम कार्बोनेट है। अक्स बनाने का रासायनिक समीकरण लिखिए। देखो, CaO बुझा हुआ चूना जिसको बोलते हैं, जल से अभिक्रिया करेगा तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा प्लस उष्मा। अब वाई बनाने का समीकरण क्या होगा? कैल्शियम जो हाइड्रोक्साइड है उसकी CO2 से अभिक्रिया कराएंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा और जल निकल जाएगा। अथवा वाला करो तो विरंजक चूर्ण वाला सूत्र देखो, ब्लीचिंग पाउडर 2HCl से अभिक्रिया करके CaCl2 प्लस क्लोरीन गैस प्लस जल का निर्माण होगा। सेकंड पॉइंट है इसका, कॉपर ऑक्साइड को तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया, कॉपर ऑक्साइड है उसका तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया कराओगे तो कॉपर सल्फेट प्लस जल का निर्माण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन अणुओं में सहसंयोजी बंध किस प्रकार बनता है समझाना, या फिर सोडियम और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल पर आपको टिप्पणी लिखनी है, अभिक्रिया लिख के दिखानी है। नेक्स्ट इसका आंसर देखिए। सबसे पहले आप ऑक्सीजन के परमाणु क्रमांक 8 होता है इसके बारे में समझा सकते हो कि एल कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। फिर नाइट्रोजन के बारे में समझा दोगे, ये इसके हो जाएगा। फिर इसके साझेदारी इलेक्ट्रॉन के रूप में आप चित्र बना करके समझा सकते हैं कि दो ऑक्सीजन के परमाणुओं के पीछे द्विबंध किस प्रकार से बनता है, और ऐसे अपन नाइट्रोजन के बारे में भी समझाएंगे।
ये देखिए नाइट्रोजन का अणु है, उसकी साझेदारी भी अपन बना करके समझा देंगे, क्योंकि नाइट्रोजन के बीच है वो ट्रिपल बॉन्ड होता है। अथवा वाला क्वेश्चन करो तो एथेनॉल के रासायनिक गुण लिखना है, सोडियम के साथ सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का लिखना है। ठीक है, ये इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुकोशिकीय जीवों को जनन के लिए अपेक्षाकृत अधिक जटिल विधि की आवश्यकता क्यों होती है? चित्र बनाना आपको किसका प्रजनन की किस प्रकार विधि से दर्शाया जाता है, या फिर आप गर्भाशय, अंडवाहिनी और अंडाशय को किस प्रकार कार्य करते हैं, इस पर आप लिख सकते हैं। देखिए इनका आंसर होगा, सबसे पहले इसके बारे में बहुकोशिकीयों के बारे में आप जो परिभाषा है उनको समझा दोगे, फिर उसके दो लिखने स्पर्शक और मुकुल, फिर अथवा वाला करो तो गर्भाशय के कार्य लिखने हैं, अंडवाहिनी के कार्य लिखने हैं और अंडाशय के कार्य आपको लिखने हैं। ये दो दो तीन तीन कार्य आपको याद होंगे, उनको आप लिख दोगे, आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, सबसे पहले ओम के नियम का सत्यापन करना है। इस नियम के लिए सत्यापन व प्रयोग द्वारा समझाना है। ये परिपथ अथवा में आपको एक परिपथ दे रखा है, इसमें संयोजन कुल प्रतिरोध निकालना है, 1 ओम प्रतिरोध में धारा निकालनी है और बी व सी के मध्य विभवांतर की भी गणना करनी है। इसका आंसर होगा, सबसे पहले ओम के नियम की परिभाषा लिखनी है। ओम का नियम क्या होता है, V समानुपाती I होता है। समानुपात का चिन्ह हटाते हैं तो एक नियतांक आता है जिसको R बोलते हैं, इसको प्रतिरोध से भी दर्शाते हैं। फिर ओम के नियम के लिए ये चित्र बना करके दर्शाना है कि ये कुंजी है, ये सेल है, ये प्रतिरोध है, एमीटर, वोल्ट मीटर, धारा नियंत्रक लगा करके आपको इसमें और इसकी क्रियाविधि के बारे में लिखना है। और फिर इसका ये ग्राफ बना करके आप समझा दोगे, इसमें वोल्टता में और धारा के मान में किस प्रकार संबंध होता है, एक सीधा आलेख बनता है। इसके अथवा वाला क्वेश्चन करें तो संयोजन का कुल प्रतिरोध निकालना है। आपको पता है किस क्रम में ये समांतर क्रम में है, तो ये सूत्र लगता है 1/R1 वाला। ठीक है, फिर 2, 3 और 6 के बीच में प्रतिरोध समांतर क्रम में है तो इनका मान निकाल लिया। फिर 1, 3 और 2 प्रतिरोध है, ये श्रेणी क्रम में है तो इनका मान निकाल लिया। फिर 1 ओम प्रतिरोध में धारा किस प्रकार I बराबर V/R एम्पियर आ गई। बी और सी के मध्य विभवांतर निकालेंगे तो V बराबर 6V और V1 बराबर I1R1 होता है, तो ये मान रख करके बी और सी के मध्य जो विभवांतर होगा वो 3 वोल्ट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, खंड 2 में आपको 4 अंक वाले 3 क्वेश्चन मिलेंगे और इसके भी अथवा में होंगे। तो सबसे पहला है, उस समय आप क्या परीक्षण करते हैं जब एक एसीटिक अम्ल की कुछ बूंदें उस परख नली में मिलाते हैं जिसमें भरा है फिनोल्फथालीन, अशुद्ध जल, सार्वत्रिक सूचक, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट चूर्ण अथवा धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के अम्ल के साथ अभिक्रिया को नामांकित चित्र सही दर्शाना है। उपरोक्त अभिक्रिया के लिए रासायनिक समीकरण भी लिखना है। तो इसका आंसर होगा, सबसे पहले फिनोल्फथालीन रंगहीन रहता है, इसके बारे में लिख दिया। अशुद्ध जल में एसिटिक अम्ल घुल जाता है, सार्वत्रिक सूचक नारंगी रूप में बदल जाता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट चूर्ण रंगहीन होता है और इसकी एक समीकरण एसिटिक अम्ल और NaCO3 की अभिक्रिया करवा के ये इसका रासायनिक समीकरण हो जाएगा। नेक्स्ट, अगर आप अथवा वाला करना चाहो तो ये चित्र बनाओगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में से कार्बन ऑक्साइड गैस को गुजरना, अभिक्रिया के लिए रासायनिक समीकरण, ये 2 समीकरण आपको लिखनी है जिनको रासायनिक समीकरण बोलते हैं। जैसे अपन ने पहले संतुलित समीकरण की थी, उन प्रकार की समीकरण ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, निम्न प्रश्नों के उत्तर देने हैं। दंत क्षरण क्या होता है, धमनी, कोशिका और सिरा में को 4 अंतर लिखने, या फिर आप ये कर सकते हो, पत्तियों में रंध्रों के खुलने व बंद होने की प्रक्रिया समझाओ, खुले व बंद रंध्र का नामांकित चित्र बनाओ। इसका आंसर होगा, दंत से किसे बोलते हैं, इसकी क्रियाविधि समीकरण समझा देंगे। धमनी, कोशिका और सिरा में एक टेबल बना करके इनमें 4 अंतर आपको लिखने हैं। देखिए आपको ये 4 अंतर आपको डिस्प्ले पर दिखाई दे रहे होंगे। ठीक है, अगर इसका अथवा वाला क्वेश्चन आप करना चाहो तो उसमें करना आपको, पत्तियों में छिद्रों का खुलना और बंद होना किस प्रकार से होता है ये देख लीजिए, और ये खुला व बंद के लिए आपको ये 2 चित्र बना करके दिखाना है। ठीक है, इतना सा आंसर है, 4 अंक का क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन अपना, इस क्वेश्चन में आपको उत्तल दर्पण के बारे में समझाना है। जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, जब ध्रुव पर P के बीच स्थित हो, या फिर समतल दर्पण पर बने प्रतिबिंब की विशेषता बता दो।
और लेंस की प्रकृति क्या होती है जब यह आपको शक्ति का मान दे रखा हो। तो इसका आंसर होगा, सबसे पहले अपन एक सारणी की बात बारे में, वस्तु की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब का आपेक्षिक आकार, प्रतिबिंब की प्रकृति, इसके बारे में एक सारणी बना करके समझाएंगे, जिसका किरण आरेख बनाएंगे। ठीक है। जब वस्तु की स्थिति अनंत पर हो तो कैसा आरेख बनता है, जब वस्तु की स्थिति अनंत तथा दर्पण के ध्रुव P के बीच हो तो उसका कैसा आरेख बनता है। और नेक्स्ट है, आप समतल दर्पण को परिभाषित कर सकते हो, और एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर प्रकाश की किरणों के अपवर्तन के कारण मुड़ जाती हैं। और इसका बी ऑप्शन है, लेंस की क्षमता यानी ऋणात्मक, -4 दे रखा था ना, ऋणात्मक है, अतः लेंस की फोकस दूरी भी ऋणात्मक होगी। इस कारण लेंस की प्रकृति है वो क्या होगी, अवतल होगी। और अपना लास्ट मॉडल पेपर 9 है, वो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगा। और इस प्रकार आपके साइंस के वो कंप्लीट मॉडल पेपर है वो हल हो जाएंगे। तो बेस्ट ऑफ लक, सभी पेपर ध्यान लगा करके देखना, आपको बिल्कुल सफलता मिलेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।